सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम बात करने वाले हैं आज डीएनए फ्रेगमेंट्स की, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की। डीएनए के कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये सेगमेंट्स होते हैं जिनको ओकाज़ाकी बोला जाता है। तो ओकाज़ाकी पढ़ने से पहले एक बार उसका जो सेगमेंटेशन है, जो उसका डायग्राम है, उसको देख लेते हैं। ये पैरेलल होता है एक्चुअली। हम जानते हैं जो स्ट्रैंड्स होते हैं 5 to 3 डायरेक्शनल होते हैं और अपोजिट स्ट्रैंड क्या होता है 3 to 5 डायरेक्शनल होता है। तो ये जो इसकी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन इसकी ओवरऑल डायरेक्शन होती है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होते हैं कि ये 3 to 5 है, तो जो रेप्लिकेशन होता है उस रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शनल होता है और दूसरा स्ट्रैंड अपोजिट होता है, यानी कि 5 to 3 डायरेक्शनल होता है। तो ये हमारा क्या होगा 5 to 3। बट यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे से इस तरीके के सेगमेंटेड होते हैं। जैसे 5 to 3 है तो ये क्या होंगे 3 to 5, 3 to 5, 3 to 5। तो इस तरीके का पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब बात करते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। जहां पर ये इस तरीके से दोनों सेगमेंट जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन फोक। इसको क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन फोक। ठीक हो गया। ये कंटिन्यूअस है और इसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड। और ये छोटे छोटे से जो फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं, यही वो फ्रेगमेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और जो टॉपिक हमारा आज है, यानी क्या है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। सबसे पहली बात, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते क्या हैं। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स एक्चुअल में, या ओकाज़ाकी टुकड़े जो होते हैं एक्चुअल में डीएनए न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। और लेकिन इन न्यूक्लियोटाइड के ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं अलग और उसको ही बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को ओकाज़ाकी के नाम से कह रहे हैं। और जब डीएनए की कॉपिंग होती है तो उस दौरान लेकिंग स्ट्रैंड बनने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। और डीएनए लाइगेज क्या करता है, इन फ्रेगमेंट्स को या इन टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। जो यूकैरियोट्स होते हैं, उन यूकैरियोट्स में हम बेस पेयर्स की बात करें तो लगभग 150 से 200 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि इतने लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं वो लगभग यूकैरियोट्स में इतने लंबे होते हैं। अब ओकाज़ाकी स्ट्रैंड्स को या फ्रेगमेंट्स को ओकाज़ाकी क्यों, कैसे खोजा गया या किसने इसको खोजा था, उसके बारे में जानते हैं। 1960 की बात है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, जापान के थे और इनके मित्र थे रेजी और कौन, ओकाज़ाकी। मतलब ये दो लोग थे, ओकाज़ाकी के मित्र थे रेजी। इन दोनों ने मिलकर अपने कुछ साथियों के सहयोग से इन स्ट्रैंड्स को खोजा था। तो ध्यान में रखेंगे कि किसने इसको खोजा था। फिर डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डबल हेलिक्स बनता है, यानी कि द्विकुंडलन बनता है। इस रेप्लिकेशन के दौरान जो ये डबल हेलिक्स बन रहा है, ये डबल हेलिक्स ओपन होता है। ठीक है। डबल हेलिक्स क्या होता है, ओपन हो जाता है। अब और एक कहीं ना कहीं उसका जब ये खुल जाता है, जैसे ये देखिए यहाँ पर माना ये स्ट्रैंड्स हैं, ये खुल गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक कंप्लीमेंट्री सीरीज बन जाएगी, कंप्लीमेंट्री स्पीशीज यहाँ पर बन जाएगी। और किसकी वजह से ये सेपरेशन यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक एंजाइम की वजह से सेपरेशन होगा जिसको बोला जाता है हेलिएज। ठीक है। डीएनए हेलिएज एंजाइम है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सेपरेशन होता है और उस सेपरेशन की वजह से ही यहाँ पर ये फोक डेवलप हो रहा है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रेप्लिकेशन होता है तो डबल हेलिक्स खुल जाता है। खुलता किस वजह से, डीएनए हेलिएज की वजह से खुलता है। और जब ये खुलता है तो यहाँ पर एक फोक डेवलप हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। अब इस फोर्क के बाद क्या होगा, फोर्क तो बन गया, फोर्क के बाद क्या हो गया, क्या स्ट्रैंड्स ऐसे ही फ्री रह जाएंगे, तो नहीं, स्ट्रैंड्स तो ऐसे फ्री रहते ही नहीं है।
तो इस फोक के बाद क्या होगा, दो और एंजाइम एक्टिवेट होंगे। एक एक्टिवेट होगा प्राइमोज, मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ, सॉरी प्राइमेज, और दूसरा एंजाइम एक्टिवेट होगा यहाँ पर पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम का क्या काम होता है कि पॉलीमरेज एंजाइम जो इसमें ध्रुवण हो रहा है या पॉलीमराइजेशन हो रहा है उसके लिए यहाँ पर ये हेल्प करने का काम करता है। तो डीएनए जब ये फोक बना है उसके बाद प्राइमेज है और डीएनए पॉलीमरेज है, ये एक नया कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमारा ये हेलिक्स फॉर्म हो रहा है, हेलिक्स तो बनना ही बनना है। तो वो जो हेलिक्स फॉर्मेशन की बात होती है, वो हेलिक्स भी फॉर्म किसकी वजह से होता है, वो भी हेलिक्स फॉर्म होता है किसकी वजह से, जो एंजाइम है उसकी वजह से। देखिए एंजाइम अभी जैसे यहाँ पर पढ़ा था शुरू में ही, डायरेक्शन क्या होती है, 5 to 3 डायरेक्शनल होता है, ठीक है। एंजाइम केवल इसी डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। तो इस स्थिति के दौरान जब ये टूट जा रहा है और यहाँ पर कुछ एंजाइम उनको सेपरेट कर दे रहे हैं, तो दो अनवांटेड तरीके के यहाँ पर टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं, या डीएनए में वहां पर वो टेम्पलेट्स मिलते हैं, फिर उनका कंटिन्यूस क्या होता चला जाता है, रिपीटिशन होता चला जाता है, ठीक है। अब दो यहाँ पर टेम्पलेट मिल रहे हैं तो दो किनारे भी होंगे। एक किनारा जो इसमें बोलते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है, इस लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, और टेम्पलेट क्या करेगा कि जब ये कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन वाला मेन स्ट्रैंड है, ये है ही है यहाँ पर, तो जो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन से गुजरेगा तो उसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करेगा, अगर यहाँ 3 to 5 है, यहाँ 5 to 3 स्ट्रैंड की उससे कॉइलिंग होगी, यहाँ 5 to 3 है तो 3 to 5 की वजह से कॉइलिंग होगी। तो 3 to 5 डायरेक्शनल यहाँ पर कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अब पॉलीमरेज एंजाइम मेन स्ट्रैंड को बिना किसी रुकावट के रेप्लिकेशन फॉर्म जो भी फॉर्मेशन है ये है, इसको क्या करता है, पूरा करने में हेल्प करता है। मतलब यहाँ किसी तरीके का कोई कंटिन्यूटी में ब्रेक ना हो, और ये जो स्ट्रैंड यहाँ से आ रहा है वो कंटिन्यू यहाँ पर क्या करे, काम करता रहे। तो पॉलीमरेज मेन स्ट्रैंड को किसी भी तरीके के बैरियर की हो जाए, या किसी भी तरीके का और कोई ब्रेकेज हो जाए, या कोई किसी तरीके की रुकावट हो जाए, तो वो कहता है, वो उसको परमिट करता है कि जो रेप्लिकेशन फोक बन रहा है वो उसी के अकॉर्डिंगली वहां पर अपना बिहेवियर करे, और रेप्लिकेशन फोक को मतलब इस बारे में उसको क्या करता है, एक तरीके की परमिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब प्राइमेज और पॉलीमरेज जो फोक यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली चल ही रहे हैं, क्योंकि फोक डेवलप हो गया है, बाद में हेलिक्स यहाँ पर फॉर्म होना ही होना है। तो इसलिए एंजाइम कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या होता है, रुक के रुकना चाहिए, फिर शुरू हो जाना चाहिए, मतलब रुक के यहाँ पर काम होना चाहिए। तो डीएनए हेलिएज एंजाइम क्या करता है, इसको सेपरेट कर देता है, ठीक है। फिर से क्या करेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, प्राइमेज और पॉलीमरेज ये दो एंजाइम थे, फोक के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर फोक इधर चल रहा है तो ये फोक के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, रेप्लिकेशन फोक जो बन रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं। अब एंजाइम को बार बार रुकना चाहिए और फिर से उसको अपने आप को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन डीएनए हेलिएज एंजाइम क्या करता, सॉरी हेलिएज स्ट्रैंड क्या हो जाता है, हेलिएज एंजाइम स्ट्रैंड्स को क्या कर देता है, सेपरेट कर रहा है, पता ही है। तो एक बार छोटे छोटे इस तरीके के टुकड़े बन जा रहे हैं। टुकड़े जो बन रहे हैं, लाइगेज, डीएनए लाइगेज का क्या काम था, उन टुकड़ों को जोड़ने का काम था। तो डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, उन स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर पूरा एक स्ट्रैंड मिलता है, कंटिन्यूअस तो मिल नहीं रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ कंटिन्यूअस करके बोलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हाफ कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जिसमें एंजाइम तोड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं, ये दोनों काम हो रहे हैं। तो इसकी वजह से छोटे छोटे यहाँ पर फ्रेगमेंट्स आ जा रहे हैं, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को, क्योंकि दूसरा तो स्ट्रैंड कंटिन्यूअस काम कर ही रहा है, ये स्ट्रैंड भी कंटिन्यूअस काम कर रहा है, केवल एक स्ट्रैंड पर यहाँ पर मिलेंगे। तो एक स्ट्रैंड तो लगातार बन रहा है, लेकिन दूसरा लगातार नहीं बन पा रहा है। तो छोटे छोटे जो फॉर्म्स आ जा रहे हैं, टुकड़े आ जा रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो बहुत डिटेल में बता दिया कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से एंजाइम इसमें यूज होते हैं। 4 तरीके के एंजाइम यूज होते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। हेलिएज था जो तोड़ने का काम कर रहा है, और लाइगेज था जो उसको जोड़ने का काम कर रहा है,
और हमने पढ़े प्राइमेज और पॉलीमरेज। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से 4 एंजाइम यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन में यूज होते हैं, तो ये हैं वो 4 एंजाइम जो इस तरीके के फ्रेगमेंटेशन में यूज होते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे। अगले सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से एजर्शन रीजन रिलेटेड हो सकते हैं और सम बट ऑप्शनल टाइप हो सकते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें और आप बने रहेंगे इन्हीं अपेक्षाओं के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।